हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम 1 ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के रिगार्डिंग बोला गया है। देखिए, आपको बोला गया है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, आपको जो इंफॉर्मेशन दी है वो एक बैलेंस शीट की फॉर्म में गिवन होती है। यहाँ पे कुछ एसेट्स दे रखे हैं, कुछ लायबिलिटीज दे रखी हैं और यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लायबिलिटी दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, देन सिक्योर्ड डिवेंचर्स, देन अनसिक्योर्ड लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड एसेट में आपको दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं, दैट इज बिल्स डिस्काउंटेड एंड एक्साइज ड्यूटी डिमांड्स। On investigation, it was found that contingent liabilities are certain to devolve and that the assets are likely to be realized as follows: land and building on 22 lakh, fixed asset on 36 lakh and current assets on 70 lakh. So taking into our account, prepare statement of affairs. So let's start the question. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में यहाँ पे हम एसेट्स लिखेंगे, नॉट स्पेशली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। तो यहाँ पे आपको जो एसेट्स दे रखे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग है उस पे सिक्योर्ड डिवेंचर्स जो है सिक्योर्ड है, दैट मीन ये जो है ये स्पेशली प्लेस्ड एसेट है। इसके अलावा जो एसेट्स है दैट इज अदर एसेट्स एंड करंट एसेट्स, दीज आर द अदर एसेट्स। ओके, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे अदर फिक्स्ड एसेट, इसमें आ जाएगा आपका रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज 36 लाख एंड करंट एसेट्स में हमारे पास आ जाएगा 70 लाख। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में रियलाइजेबल वैल्यू 36 लाख एंड 70 लाख। ओके, एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड लिस्ट ए में हमारा टोटल आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 करोड़ 6 लाख रुपीज। सेकेंड लिस्ट जो होगी दैट इज एसेट स्पेशली प्लेस्ड। तो स्पेशली प्लेस्ड में सबसे पहले हम एसेट का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यूज एसेट की लिखेंगे, यहाँ पे जो क्रेडिटर है जिसको वो एसेट दिया है, और अगर डेफिशिएंसी आती है तो डेफिशिएंसी वाले कॉलम में, सरप्लस आता है तो सरप्लस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो है 22 लाख, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर्स है यहाँ पे, तो डिबेंचर्स की वैल्यू है 20 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास सरप्लस आएगा, तो सरप्लस कैरी टू द लास्ट कॉलम। तो यहाँ पे इसको एस्टिमेटेड सरप्लस जो है इसको यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास जो है एस्टिमेटेड टोटल एसेट आ जाएंगे 1 करोड़ 6 लाख प्लस 2 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल एसेट अवेलेबल। ठीक है, so this is estimated total asset available for, लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे estimated total asset available। ठीक है, total asset available for preferential creditor, preferential creditors, debenture having floating charge, and unsecured creditors। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 करोड़ 8 लाख रुपीज। ओके, सो दिस इज 1 करोड़ 8 लाख। तो यहाँ पे हमारी जो एसेट साइड है ये कंप्लीट हो रही है, इसी को हम आगे फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड टोटल एसेट दैट इज 1 करोड़ 8 लाख। अब लाइबिलिटी साइड हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइबिलिटीज में देखिए यहाँ पे आता है हम आपके पास ग्रॉस लाइबिलिटीज, यहाँ पे लाइबिलिटीज, और ये वाला कॉलम जो है ये कंटिन्यू हम करते हैं इसको। लाइबिलिटी में हमारी लिस्ट बी रहेगी दैट इज सिक्योर क्रेडिटर, इनको ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, सिक्योर क्रेडिटर डिवेंचर्स थे, इनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नील,
आउटर कॉलम में नील। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है गवर्नमेंट के ड्यूज। तो यहाँ पे एक ही क्रेडिटर दिया हमें, एक्साइज ड्यूटी। फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड्स, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में था। तो क्वेश्चन में आपको दिया है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है वो डिवॉल्व हो गई है। तो दैट मीन्स वो दोबारा से अराइज हो गई हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी एक्साइज ड्यूटी एंड डिमांड्स 3 लाख की, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पहले माइनस करेंगे। टोटल जो हमारे पास एसेट्स थे दैट इज 1 करोड़ 8 लाख। अब इसमें से हम 3 लाख को माइनस करेंगे। तो हमारे पास एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिवेंचर्स होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाएगा 1 करोड़ 5 लाख। इसके बाद देखिए डिवेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज हम लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो डिवेंचर्स थे वो फुली सिक्योर थे, तो डिवेंचर यहाँ पे नील आएंगे। ओके, क्योंकि फुली सिक्योर हैं तो वो ऑलरेडी बी लिस्ट में कवर हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अनसिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई। सो अनसिक्योर क्रेडिटर में आपको यहाँ देखिए लाइबिलिटी साइड में एक आपको दे रखा है यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन दैट इज फॉर 40 लाख एंड अनदर इज ट्रेड क्रेडिटर्स। इसके बाद ये जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज थी यहाँ पे इसने कहा था कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो हो गई है वो इवॉल्व हो गई, डिवॉल्व हो गई है फिर से। तो यहाँ पे जो जो बिल डिस्काउंटिंग की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है 2 लाख, ये भी हमारी अनसिक्योर्ड में ऐड हो जाएगी। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमारे पास आ जाएंगे 40 लाख प्लस 70 लाख और प्लस 2 लाख, ये जो है लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। तो टोटल हमारे पास अनसिक्योर्ड का आ गया यहाँ पे 1 करोड़ 12 लाख। सो ये जो लाइबिलिटी साइड है हमारी ग्रॉस लाइबिलिटी, इसको हम पूरे को टोटल करेंगे। इसमें सिक्योर्ड आ जाएंगे, प्रेफरेंशियल आ जाएंगे, डिवेंचर होल्डर्स आते हैं और साथ में अनसिक्योर्ड आ जाएंगे। तो इनका टोटल आ रहा है 1 करोड़ 35 लाख। और यहाँ पे ये वाला जो टोटल है दैट इज 1 करोड़ 12 लाख। अब यहाँ पे हमारे पास ये बैलेंस अवेलेबल है जिसमें से हमने ये माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 करोड़ 5 लाख में से जब हम 1 करोड़ 12 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 लाख जो है वो डेफिशिएंट आ रहा है। तो इसको लिखेंगे डेफिशिएंसी, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड टू क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे आपको एक और लायबिलिटी दी है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख का। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमें इसमें से माइनस करना होता है। तो जब हम इसको भी माइनस करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड एज रिगार्ड्स मेंबर या कॉन्ट्रीब्यूटरीज आ जाएगी दैट इज 57 लाख। ओके,